हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे ओ टू द वेस्ट विंड और इस पोएम को लिखा है पीबी शैली ने। 1819 में इस पोएम को लिखा गया था और एक साल के बाद 1820 में इसे पब्लिश करवाया गया था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीबी शैले का एक बेटा था जिसका नाम था विलियम, और विलियम की डेथ हो गई थी, ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाया था। तो उसकी वजह से पीबी शैली काफ़ी उदास हो गए थे और कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि द वेस्ट विंड पोएम पीबी शैली ने अपने बेटे के मौत के गम में लिखी है। दोस्तों, इस पोएम में वेस्ट विंड को बताया गया है कि वो एक ऐसी हवा है जो जब चलती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। पोएम की जो मेन थीम है वो डेथ और रिबर्थ है। तो ऐसा माना जाता है कि शायद पीबी शैली ने अपने बेटे की मौत के गम में इस पोएम को लिखा है। अच्छा, अगर हम आसपास की डेट्स को देखें, हम अगर ये देखें कि इस पीरियड में पीबी शैली ने कौन कौन सी पोएम्स को लिखा था, तो आप पाएंगे उन्होंने द मास्क ऑफ अनार्की लिखा, प्रोमीथियस अनबाउंड लिखा, इंग्लैंड इन 1819 लिखा। ये सभी पोएम्स लगभग एक ही टाइम पीरियड में लिखी गई हैं और आप देखेंगे कि सभी पोएम्स में उदासी है, सैडनेस है, बर्बादी की बात हो रही है। एक जैसी थीम आपको मिलेगी। अच्छा, एक और रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक रीज़न तो ये था कि पीबी शैले के बेटे की मौत हो गई थी। दूसरा रीज़न इस पोएम को लिखने के पीछे पॉलिटिकल हो सकता है। हम सब जानते हैं कि अपने हिंदुस्तान में 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, मैसेका, और जहाँ पर बहुत सारे मासूमों की जान गई थी। बिल्कुल उसी तरह से इंग्लैंड में भी हुआ था, उसका नाम था पेटरलू। पेटरलू मैसेका हुआ था 1819 में। दरअसल एक रैली निकाली गई थी सरकार के ख़िलाफ़। लोगों की ये मांग थी कि सरकार अपने कानूनों को बदले, कुछ और नए कानून लेकर आए, रिफ़ॉर्म करे। बहरहाल इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपके काम का भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में भगदड़ हो गई थी और लगभग 11 लोग मारे जाते हैं और 500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि नंबर इससे कई गुना ज़्यादा थे, लेकिन सरकार ने आंकड़ों को मैनिपुलेट करके बताया। तो पीबी शैले इस इंसिडेंट से भी काफ़ी उदास हो गए थे। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन भी चल रहा था। तो पीबी शैले का ऐसा मानना था कि अब ओल्ड सिस्टम जाना चाहिए और एक न्यू सिस्टम आना चाहिए, एक रेवोल्यूशन आना चाहिए। जो भी कानून और जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है पुराना, उसको ख़त्म होना चाहिए और एक नया सिस्टम आना चाहिए। एक ऐसी हवा चले, एक ऐसा रेवोल्यूशन आए जो पुराने पत्तों को उखाड़ फेंके ताकि नए पत्ते आ सकें। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप इस पॉइंट को अपने आंसर में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर को लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप डिटेल में स्टडी करके आए हो। तो चलिए मैं आज के पोएम को शुरू करता हूँ और हमेशा की तरह बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। दोस्तों, पीबी शैले वेस्ट विंड को वाइल्ड बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ए वेस्ट विंड, तू बेकाबू है, बड़ी जंगली है, तेरे ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तू अनकंट्रोलेबल है। तू जो चाहे वो करती है, तुझे कोई कहने सुनने वाला नहीं है, और तू ऑटम की सीज़न की जान है। तेरे आने से पता लग जाता है कि ऑटम आ गया। Thou, from whose unseen presence the leaves dead are driven, like ghosts from an enchanter fleeing. पीबी शैले वेस्ट विंड को कह रहे हैं कि तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम्हारी कोई शेप नहीं है, तुम इनविजिबल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम रूखे सूखे पत्तों को उखाड़ के फेंक सकती हो। रूखे सूखे बेजान पत्ते तुमसे इस तरह से भागते हैं जैसे मानो भूत किसी जादूगर को देखकर भागता है। जिस तरह से भूत भागता है ना जादूगर को देखकर, उस तरह से ये रूखे सूखे पत्ते भागते हैं तुम्हें देखकर। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। पोएट बोलते हैं कि वो बेजान रूखे सूखे पत्ते येलो कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं, कुछ पत्ते वाइट कलर के हैं, तो कुछ पत्ते रेड कलर के हैं। यहाँ पर उन पत्तों के कलर्स के नाम बताए गए हैं। आगे की लाइन कहती है, पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड्स। कहते हैं कि ये बेजान रूखे सूखे पत्ते बिल्कुल इस तरह से लगते हैं जैसे मानो बीमार लोगों का झुंड। ऐसा लगता है कि बहुत सारे बीमार लोग इकट्ठा हैं। जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमारा फेस का कलर भी चेंज हो जाता है। किसी का फेस वाइट हो जाता है, किसी का येलो हो जाता है, तो किसी का रेड हो जाता है। तो कहते हैं कि ये तो बीमार लोगों की तरह लग रहे हैं पत्ते।
ओ दाउ हु चैरियटस टू दियर डार्क विंट्री बैड द विंगेड सीड्स। चैरियट देखा है आपने? चैरियट रथ को कहते हैं, कुछ इस तरह का घोड़ा गाड़ी होती है। तो पोएट कहते हैं कि ए वेस्ट विंड, तुम तो इस तरह से बीजों को अपने साथ में लेकर आती हो जैसे मानो तुम चैरियट हो। चैरियट सामान ढोने का काम करता है ना, तो चैरियट से कंपेयर करते हैं वेस्ट विंड को और कहते हैं कि तुम तो इस तरह से बीजों को फैला देती हो, अपने साथ में लेकर आती हो बीजों को जैसे मानो तुम चैरियट हो। और जो बीज तुम लेकर आती हो वो ज़मीन में चले जाते हैं और फिर पूरे विंटर ज़मीन में ही रहते हैं। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कॉर्पस विद इन इट्स ग्रेव। बीजों को बोल रहे हैं कि जो बीज तुम ज़मीन में फेंक देती हो वो बीज वहीं ज़मीन पर लेटे रहते हैं, एक ही जगह बेजान पड़े रहते हैं। वो बीज एक जगह पर रहते हैं जैसे एक मरी हुई बॉडी अपनी कब्र में पड़ी रहती है। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वेस्ट विंड, अपने साथ में तुम बीजों को लेकर आती हो और उन बीजों को ज़मीन में फैला देती हो, फेंक देती हो जगह जगह, और फिर वो बीज ज़मीन में ही ऐसे पड़े रहते हैं जैसे कोई डेड बॉडी कब्र में दफन रहती है। मतलब वो जो बीज हैं वो हिलते जुलते नहीं हैं, एक ही जगह पर ज़मीन में पड़े रहते हैं। Until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth। दोस्तों अजर का मतलब होता है ब्लू, नीला रंग। तो अजर सिस्टर मतलब ब्लू सिस्टर, और ब्लू सिस्टर यहाँ पर कहा गया है स्प्रिंग सीजन को। नीली बहन कहा गया है स्प्रिंग को, ऑटम का। तो इन लाइंस का मतलब ये हुआ कि जब तक तुम्हारी ब्लू सिस्टर यानी स्प्रिंग, जब तक स्प्रिंग की हवाएं चलनी शुरू नहीं होती तब तक ये बीज इसी तरह से मिट्टी में पड़े रहेंगे। जब स्प्रिंग की हवा चलेगी तो फिर एक गीत बजेगा, एक म्यूज़िक बजेगा, और वो म्यूज़िक इन बीजों को उठाएगा। मतलब कहना चाह रहे हैं घुमा फिरा कर कि ये बीज स्प्रिंग में फूट कर बाहर निकलेगा। ऑटम में ऐसे ही पड़ा रहेगा ज़मीन में, और जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होगा तो फिर ये बीज फूट कर बाहर निकलेगा। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन ईयर। और फिर उन बीजों से छोटी छोटी कलियां बाहर निकलती हैं, और अगर उन छोटी छोटी कलियों को आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे भेड़ों को चराने के लिए इकट्ठा किया गया हो। बीजों में से जो छोटी छोटी कलियां निकली हुई होंगी ना वाइट कलर की, अगर उन कलियों को आप आसमान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे भेड़ चरने के लिए इकट्ठा हुए हैं। विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। ह्यूज का मतलब होता है रंगीन, कलरफुल। ऑर्डर्स का मतलब होता है खुशबूदार। प्लेन का मतलब होता है मैदान, और हिल कहते हैं पहाड़ी को। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि पूरा एरिया रंगीन और खुशबूदार हो जाएगा। चाहे मैदान हो या फिर हो पहाड़ी, सभी जगह रंग होते हैं, खुशबू होती है। जब कलियां बाहर निकलती हैं सीड में से तो पूरा इलाका रंगीन और खुशबूदार हो जाता है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर। कहते हैं कि जंगली वेस्ट विंड, तुम ही विनाशक भी हो और तुम ही रक्षक भी हो। मतलब तुम जिंदगी को ख़त्म करने वाली भी हो और ज़िंदगी को आबाद करने वाली भी हो। तुम दोनों हो, डिस्ट्रॉयर भी हो और सेवियर भी हो। प्लीज़, मैं गुजारिश करता हूँ तुमसे, प्लीज़ मेरी बात को सुनो। Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed। पोएट कहता है कि उस ऊंचे आसमान पर जहाँ पर कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर भी तुम बादलों को पहुँचा देती हो। वो बादल जो आसमान में शोर मचाते हैं, और ये खुले खुले बादल नीचे ज़मीन से देखने में ऐसे लगते हैं जैसे मानो सूखे बिखरे हुए पत्ते। जिस तरह से सूखे पत्ते फर्श पर बिखरे होते हैं, वैसे ही बादल आसमान में बिखरे रहते हैं। अभी मैं इन दोनों लाइंस को और अच्छे से समझाऊंगा आपको। पहले आगे वाली लाइन देखो क्या लिखी है। शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन। देखो जो पत्ते ज़मीन पर पड़े होते हैं ना, वो पत्ते तो पेड़ से गिरते हैं। ये बात तो सबको पता है कि भाई जो पत्ता पेड़ से गिरेगा वो ज़मीन पे आएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि बादल भी पत्ता है। अब अगर बादल को पत्ता कह रहे हैं तो ये पत्ता कौन से पेड़ का है? तो कहते हैं कि ये जो पत्ता है, जो बादल है, ये आसमान और समुंदर से गिरा है। अब आप कहेंगे कि सर आसमान तो ठीक है, लेकिन समुंदर कहाँ से आ गया? देखिए, समुंदर का पानी इवेपोरेट होता है तभी बादल जाकर बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि बादल जो है ना, वो समुंदर और आसमान की शाखों के पत्ते हैं।
और ये बादल समुंदर और आसमान की शाखों पर झूल रहे हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और ये बादल एंजल्स की तरह हैं, फरिश्तों की तरह हैं, इनमें बिजली और बरसात भरी हुई है। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ थाइन आयरी सर्च लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फेयर सी मैनेट। और ये बादल पूरे नीले आसमान में बिखरे हुए हैं। ये बादल इस तरह से बिखरे हुए हैं जैसे मानो एक जंगली नाचने वाली लड़की के बाल बिखरे होते हैं, और वो लड़की डायनेसिस की फॉलोवर है। दोस्तों ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना यहाँ पर मैनेट, ये कहा जाता है डायनेसिस के फॉलोअर्स को। डायनेसिस एक ग्रीक मैथोलॉजी की करेक्टर थी और उसके फॉलोअर्स को मैनेट कहा जाता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में। डायनेसिस एक ग्रीक मैथोलॉजी की करेक्टर है और डायनेसिस को जो मानने वाले थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, उनको मैनेट कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि डायनेसिस को गॉड ऑफ वाइन कहा जाता है। प्लेजर का भगवान मानते हैं, मैडनेस का भगवान मानते हैं, शराब का भगवान मानते हैं। ठीक है, नाचना गाना झूमना इन सब का गॉड माना जाता है डायनेसिस को। तो बात आ रही है समझ में। कहते हैं कि ये बादल इस तरह से आसमान में बिखरे हुए हैं जैसे मानो एक नाचने वाली लड़की के गोल्डन कलर के बाल बिखरे होते हैं, और वो डांसिंग गर्ल डायनेसिस की फॉलोवर है। मैनेट कहा गया उसको, इसका मतलब क्या है कि वो डायनेसिस की फॉलोवर है। Even from the dim verge of the horizon to the zenith's height, the logs of the approaching storm. और ये बादल इस तरह से आसमान में फैले हुए हैं जैसे मानो ये बता रहे हो कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये बादल एक संकेत दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दाउ डच ऑफ द डाइंग ईयर। दोस्तों डच का मतलब होता है एक दर्द भरा गीत। जब किसी की मौत पर गाना गाया जाता है ना, उसे डर्च कहते हैं। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि वेस्ट विंड इस मरते हुए साल का सैड सॉन्ग गाती है। मतलब वेस्ट विंड साल को ख़त्म कर रही है, पुराने को उजाड़ रही है और नए को लेकर आ रही है। साल ख़त्म हो रहा है वेस्ट विंड के आने से। साल बस मरने ही वाला है और वेस्ट विंड उस मरते हुए साल का सैड सॉन्ग गा रही है। To which this closing night will be the doom of a vast sepulture. और रात में यह आसमां ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई बहुत बड़ी कब्र की छत हो। यह आसमान ऊपर रात में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी कब्र की छत हो। मतलब बहुत भयानक लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। Vaulted with all thy congregated might of vapors. और आसमां में जो कब्र दिखाई पड़ रही है उस कब्र का आर्क वे ये बादल दिखाई पड़ते हैं। आर्क वे देखो कुछ इस तरह का होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ से एंट्री होती है। तो इन लाइंस में कहते हैं कि आसमां कब्र की छत जैसा दिखाई पड़ रहा है और उस कब्र का जो आर्क वे है वो ये बादल है। उस कब्र का जो गेट है वो ये बादल लग रहे हैं। फ्रॉम हुज सॉलिड एटमोसफेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ऑन हियर। और उस कब्र की छत से काली बरसात आएगी, बिजली आएगी और ओले बरसेंगे। सुनो मेरी बात सुनो। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean. दोस्तों पोएट कहते हैं वेस्ट विंड को कि तुमने नीले मेडिटेरेनियन सी को उसकी समर ड्रीम से जगा दिया है। इस लाइन का मतलब आपको आगे वाली लाइन को पढ़कर समझ में आएगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आगे वाली लाइन को देखो क्या लिखा है। Where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams, beside a pumice isle in a Bias bay. पोएट कहते हैं कि नीला समुंदर आराम कर रहा है, सो रहा है, एक आइलैंड के पास झपकियां ले रहा है, सुस्ता रहा है। बाइस बे जो नाम है एक जगह का है, एक खाड़ी का है, और ये जगह नेपल्स के पास में है। ठीक है, तो बाइस बे एक जगह का नाम है। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि समुंदर एकदम शांत है, कोई उसमें हलचल नहीं होती, सो रहा है मज़े में, झपकियाँ ले रहा होता है, लेकिन फिर तुम आ जाती हो। वेस्ट विंड को कह रहे हैं कि तुम आ जाती हो और समुंदर को हिला देती हो, उसको जगा देती हो। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव इंटेंसर डे। इन दो लाइन्स में बोलते हैं कि वो जो जगह है ना नेपल्स के पास में, बेस बे की बात हो रही है यहाँ पर। तो कहते हैं कि बेस बे में बहुत से ऐसे पुरानी इमारतें हैं, टावर्स हैं, ऐसी जगहें हैं जो डूब चुकी हैं पानी में।
मतलब बहुत पहले इस जगह पर टावर्स हुआ करते थे, प्लेसेस हुआ करती थी, लेकिन वो सभी अब डूब चुकी हैं। ऑल ओवर ग्रोन विद इन अजर मॉस एंड फ्लावर्स। और जो टावर्स और इमारतें पानी में डूब चुकी हैं, उन इमारतों के ऊपर जंगली घास, समुंदर में पनपे पौधे, फूल उग चुके हैं। आपने देखा होगा समुंदर के नीचे हरियाली भी होती है, पौधे भी होते हैं, घास भी होती है। तो क्या कह रहे हैं कि जो इमारतें डूब चुकी हैं उस जगह पर, बेस बे के ऊपर जो इमारतें डूब चुकी हैं पानी में, उन इमारतों के ऊपर वो पौधे निकल आए हैं, हरियाली निकल आई है। सो स्वीट। और ये पौधे, घास, फूल बहुत अच्छे हैं। सो स्वीट। द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग दैम। और जब भी मैं उन पौधों और घास और फूलों के बारे में सोचता हूँ तो मैं इतना मगन हो जाता हूँ, इतना खो जाता हूँ अपनी सोच में, मैं डूब जाता हूँ उन ख्यालों में। इतना बढ़िया वो ग्रीनरी है, उसको सोचकर मैं मगन हो जाता हूँ। दाउ फॉर दोज पाथ द एटलांटिक्स लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू chasms। वेस्ट विंड को बोल रहे हैं कि अटलांटिक ओशन बहुत ही शांत होता है, लेकिन जब तुम वहाँ से गुज़र रही होती हो, समुंदर से होकर गुज़र रही होती हो, तो खलबली मचा देती हो, बड़ी बड़ी लहरें बना देती हो। जब तुम आती हो तो अटलांटिक की लहरें ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, खलबली मचा देती हो आकर। While far below the sea blooms and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean, know thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves। इन लाइन्स में पोएट समुंदर की हरियाली के बारे में बात कर रहे हैं। समुंदर में जो घास होती है, पौधे होते हैं, तो जब ये पौधे घास तुम्हारी आवाज़ को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर की वजह से गिरे पड़ जाते हैं, डर की वजह से कांपने लगते हैं। इन पौधों की, इन फूलों की पत्तियां झड़ने लगती हैं, इतना डर जाते हैं तुमसे। ओ हियर, सुनो, मेरी बात सुनो वेस्ट विंड। इफ़ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बियर। पोएट कहते हैं कि अगर मैं इंसान नहीं होता, इंसान की जगह एक सूखा हुआ पत्ता होता, तो फिर तुम मुझे भी अपने साथ में ले उड़ती, अपने साथ में ले लेती। इफ़ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी। और अगर मैं एक बादल होता तो फिर तुम मुझे भी अपने साथ में उड़ने देती। अ वेव टू पैंट बीनीथ दाई पावर एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ। और अगर मैं एक लहर होता, एक वेव होता जिसे तुम आगे बढ़ाती हो, तो मैं तुम्हारी पावर को शेयर करता। पोएट कहते हैं कि अगर मैं एक वेव होता तो फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ को शेयर करता। ओनली लेस फ्री देन दाओ, ओ अनकंट्रोलेबल। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जितना फ्री ना हो पाता। चाहे सूखा पत्ता बन जाऊं, चाहे बादल बन जाऊं या बन जाऊं लहर, मैं तब भी तुम्हारे जितना फ्री नहीं हो सकता। ओ वेस्ट विंड, तुम अनकंट्रोलेबल हो, तुम पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वैंडरिंग्स ओवर हेवन। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था ना, लड़कपन था मेरे अंदर, तब मैं तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे जैसे ही था। क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मुझ पर भी किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। जब मैं बच्चा था तब मैं भी तुम्हारी तरह ही इधर से उधर उड़ता फिरता रहता था। एज देन वेन टू आउटस्प्रेड द स्काई स्पीड स्कार सीम्ड अ विजन। और अगर उस टाइम में इमेजिन करता कि मैं तुम्हारे जितना फास्ट हूँ, तो फिर यह ख्याल इतना बेहुदा ना लगता। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत तेज़ था, वेस्ट विंड जितना तेज़ था, और उस टाइम अगर मैं अपने आप को तुमसे कंपेयर करता तो इतना बेहुदा ना लगता, इतना अजीब ना लगता, क्योंकि मैं भी बहुत तेज़ था बचपन में। अब देखो कंपैरिजन 19-20 में ही होता है ना। अगर मैं 9th क्लास के स्टूडेंट को 10th क्लास के स्टूडेंट से कंपेयर करूँगा तो चलेगा, लेकिन अगर मैं 9th क्लास के स्टूडेंट को कॉलेज के स्टूडेंट से कंपेयर करूँगा तो नहीं चलेगा। तो कंपैरिजन बराबरी वालों के साथ में होता है। और वही बात यहाँ पर कह रहे हैं ये कि मैं बचपन में बहुत तेज़ था, तुम्हारी तरह ही तेज़ था, तो अगर मैं बचपन में अपने आप को तुमसे कंपेयर करता तो इतना बेहुदा ना लगता। I would never have striven as thus with thee in prayer in my sore need।
और उस टाइम तो बचपन में तो मुझे तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता और तुम्हारी प्रे भी नहीं करनी पड़ती। इतना उदासी में जो मैं तुमसे कहे जा रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्रे कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हें बुला रहा हूँ। ये सब मुझे बचपन में नहीं करना पड़ता क्योंकि बचपन में मैं खुद बहुत ज़्यादा तेज़ था। ओह लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, ओ वेस्ट विंड प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे या तो लहर बना दो या सूखा पत्ता बना दो या फिर बना दो बादल। मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन मुझे उड़ा ले चलो। मुझे बस उड़ना है, मुझे उड़ा ले चलो। आई फॉल अपन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। मैं बड़ा परेशान हूँ वेस्ट विंड। मैं इस ज़िंदगी के कांटों में फंस चुका हूँ। मेरे जिस्म से खून बह रहा है। ये कांटे बहुत नुकीले हैं, बहुत ज़ख्म देने वाले हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने साथ में ले उड़ो। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेन्ड एंड बाउड वन टू लाइक दी, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। वक्त ने मुझे फंसा दिया है, मुझे जंजीरों से बांध दिया है और मैंने अपनी ही प्राइड को, अपने ही गुरूर को ख़त्म कर दिया है। मेरा जो घमंड है वो टूट चुका है। मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ। लेकिन हाँ, एक ज़माना था जब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत तेज़ था। बहुत गर्व था मुझे अपने ऊपर, बहुत घमंड था। और मैं भी तुम्हारी ही तरह अनरूली था, किसी का भी मुझ पर कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ करता था। लेकिन अब मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज़। पोएट कहते हैं वेस्ट विंड से कि जब तुम जंगलों में आती हो तो एक अलग तरह का म्यूज़िक सुनाई पड़ता है। पेड़ों की शाखा हिलती है, सूखे पत्ते हिलते हैं। तो कहते हैं कि मुझे भी तुम अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। घुमा फिरा कर यही बोलना चाह रहे हैं कि मुझे भी बादलों और पत्तों की तरह उड़ा दो। मुझे भी अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना दो। वॉट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। क्या पता मेरे भी पत्ते किसी जंगल में लगे पेड़ के पत्तों की तरह गिर रहे होंगे। द ट्यूमल्ट ऑफ दाई माइटी हारमोनाइज विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन। और अगर ऐसा होता है तो मैं और ये फॉरेस्ट, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा ऑटम म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे। ऑटम में जब हवा चलती है ना तो वो पेड़ों को झुलाती है, सूखे पत्तों को उड़ाती है और एक अलग तरह का म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर मैं और फॉरेस्ट हम दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा ऑटम म्यूज़िक प्रोड्यूस करेंगे। स्वीट दाव इन सैडनेस। हालांकि वो म्यूज़िक बहुत ही सैड होगा, दर्द से भरा होगा, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक स्वीट होगा। सैड होने के बावजूद भी अच्छा लगेगा, कानों में स्वीट लगेगा। बी दाव स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट। वेस्ट विंड को कह रहे हैं अनरूली सोल, माने ऐसी रूह जिस पर किसी का कोई भी काबू ना हो। तो कहते हैं कि तुम अनरूली सोल हो, तुम्हें मेरा सोल बन जाना चाहिए। हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा अनरूली सोल यू शुड बिकम माई सोल। हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। बी दाओ मी एम्पिटियस वन। बोलते हैं वेस्ट विंड से कि तुम्हें मेरा जैसा बन जाना चाहिए। तुम एक अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हो, तुम्हें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे जैसा हो जाना चाहिए, तुम्हें मुझ में मिल जाना चाहिए, हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। ड्राइव माई डेड थाट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। पोएट कहते हैं कि जब एक पुराना मुरझाया हुआ पत्ता झड़ता है तो फिर उसकी जगह एक नया हरा भरा पत्ता निकलता है। बिल्कुल उसी तरह से मेरे जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत बेकार थॉट्स हो चुके हैं। वेस्ट विंड, मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इन थॉट्स को अपने साथ में ले जाओ और इस यूनिवर्स में फैला दो। जब मेरे पुराने थॉट्स चले जाएंगे तो फिर मैं कुछ बढ़िया सोच पाऊँगा, कुछ अच्छा सोच पाऊँगा। बात आ रही है समझ में? कहते हैं कि जिस तरह से तुम सूखे हुए पत्तों को उड़ा कर ले जाती हो, उसी तरह से मेरी पुरानी सोच को भी उड़ा कर ले जाओ, ताकि मैं कुछ नया सोच सकूं, कुछ एक्साइटिंग सोच सकूं। एंड बाय द incantation of this verse, scatter as from an unextinguished hearth ashes and sparks my words among mankind। पोएट कहते हैं कि ये सिर्फ एक पोएम नहीं है बल्कि एक प्रेयर है, और मैं चाहता हूँ वेस्ट विंड कि तुम मेरी इस प्रेयर को पूरे संसार में फैला दो।
पूरी दुनिया में फैला दो। जिस तरह से राख और चिंगारी फैलती है, दूर तक जाती है, उसी तरह से मेरी ये प्रेयर भी फैल जानी चाहिए, ताकि लोगों में जुनून पैदा हो, लोगों में आग पैदा हो। मेरी इस पोएम को, मेरी इस प्रेयर को फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अन अवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। बोलते हैं कि वेस्ट विंड, तुम जैसा कहोगी वैसा होगा, क्योंकि तुम्हें तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, जैसा चाहोगी वैसा होगा। तो तुम एक काम करो, तुम मेरे थ्रू कुछ बोलो। अगर तुम मेरे थ्रू बोलोगी, अगर तुम मेरे ज़रिए बोलोगी, अगर तुम मेरा साथ दोगी, तो जो कुछ भी मेरे वर्ड्स हैं ना, वो थॉट्स, मेरे जो थॉट्स हैं, वो प्रेडिक्शन हो जाएगी फ्यूचर की। पोएट कहता है कि मेरा साथ दो, मेरे लफ्ज़ों को सच्चा बनाने के लिए, मेरे लफ्ज़ों को फ्यूचर का प्रेडिक्शन बनाने के लिए मेरा साथ दो। ओ विंड, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। लास्ट की लाइन में कहते हैं, ए वेस्ट विंड, अगर सर्द मौसम आ रहा है तो क्या इसके बाद बहुत जल्द स्प्रिंग नहीं आएगा? मतलब सर्द मौसम चल रहा है तो बहुत जल्द गर्म मौसम भी आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सर्द मौसम ही चलता रहेगा और गर्मी नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परेशानी हमेशा चलती रहेगी। अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। दोस्तों, द वेस्ट विंड काफ़ी मुश्किल पोएम है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है इस पोएम को आसान से आसान लैंग्वेज में समझाने की। अब आपकी ड्यूटी है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।